जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लेट्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो इसके पहले जो मेरा एक लेक्चर आया था बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू वाला, उसमें हमने पीएनएसटी में आए हुए पूरे क्वेश्चन डील किए थे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नीट में आए हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, देखिएगा क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज के लिए कौन सा करे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ग्लूकोज के लिए जो है बेटा कैसे होगा, इनकरेक्ट होगा, ऐसे करके पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे देखिए कि ग्लूकोज जो है यह एक एल्डोहेक्सोस शुगर है बोल रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं C6H12O6, ठीक है जी। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, क्लियर। अब इसमें 6 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर मोनोसेकेराइड है ये ग्लूकोज। तो 6 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो मोनोसेकेराइड है उसको हम एल्डोहेक्सोस शुगर कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए एल्डोस शुगर वाली कैटेगरी में भी आता है, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसने बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट ग्लूकोज के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड पे आओ, इट कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 1 2 3 4 और ये 5। यस, सेकंड स्टेटमेंट भी मतलब सही है, इसलिए ये भी हमारा आंसर होने वाला नहीं है, क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यह एक अपचायक शुगर है। क्या रिड्यूसिंग शुगर है ये? यस। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सभी के सभी कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर होती है ना। क्यों? क्योंकि ये टॉलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत होने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट नंबर पे, इट इज एन एल्डोपेंटोस शुगर। तो बेटा ये एल्डोपेंटोस शुगर नहीं होती, ये होती है एल्डोहेक्सोस शुगर। मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट कैसे दिया था, गलत दिया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या बोल रहा है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिवन। क्या बोल रहा है बेटा, सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है। तो चलिए यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सुक्रोज की। तो सुक्रोज जो है बेटा ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आया था। तो बेटा ये जो है ना, ये देता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। इसको आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि जो ग्लूकोज है, सॉरी जो सुक्रोज है, ये हाइड्रोलिसिस पे देता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ये आपको कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है वो किन मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, या किन साइक्लिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज याद रखना है। दो आपको और डाइसेक्रेट के एग्जांपल में बताता हूं, ध्यान सुनना। जैसे लैक्टोज होता है, आपको ये पूछ सकता है कि लैक्टोज जो होगा ये हाइड्रोलिसिस पे कौन से मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। तो इसमें आपको याद रखना है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे एक और डाइसेकेराइड है, माल्टोस। क्या होती है, माल्टोस शुगर। अभी जो माल्टोस शुगर है बच्चों, ये अगर आपसे पूछ लिया कि ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देती है, तो इसको याद रखेंगे।
माल्टोज जो होता है, माल्टोज माल्टा एंजाइम के प्रेजेंट में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ये 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोलाइज होती है। ठीक है, इसको इतना से याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो कौन सा होगा ये देखिए। तो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी दो आपको डाइसेक्राइड ये भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है थर्ड क्वेश्चन। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो खाना बनाने के टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं और कैलोरी भी प्रोवाइड नहीं करते। तो बेटा ये जो आपके स्वीटनर होते हैं, ये एक्चुअल में पहले हम समझ लेते हैं कि स्वीटनर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जनरली स्वीटनर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक नेचुरल शुगर और एक होती है आर्टिफिशियल शुगर। नेचुरल शुगर जो होती है, जो हमको नेचर से मिलती है, नेचर में प्रेजेंट फल फ्रूट्स जो होंगे उनसे हमको प्राप्त होती है, और जो दूसरी आर्टिफिशियल शुगर होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ केमिकल कंपाउंड मिलाकर बनाई जाती है। तो चलिए इसको पहले डील करते हैं, फिर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, सबसे पहले नेचुरल शुगर की बात करते हैं। इसमें कुछ शुगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू लिए हैं, और इन शुगर की रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोगों को यहाँ पे दी गई है, सॉरी रिलेटिव स्वीटनेस दी गई है कि कितनी इनकी स्वीटनेस होगी। जैसे लैक्टोज है, इसकी 16 दी है, माल्टोज की 32 दी है, गैलेक्टोज की 32, ग्लूकोज की 74, सुक्रोज की 160 और फ्रक्टोज की 173। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, कभी आपको ये पूछ लिया, आपको ये पूछ लिया कि नेचुरल शुगर में सबसे क्या बोलना चाहिए, मीठी शुगर कौन सी है, तो वो याद रखेंगे आप कौन सी है? फ्रक्टोज है। कौन सी बेटा? फ्रक्टोज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आया भी है, और आज के लेक्चर में भी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना कि जितनी भी मैं नेचुरल शुगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, उसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव स्वीटनेस किसके लिए आ रही है? वो आ रही है फ्रक्टोज के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। तो ये नेचुरल शुगर है जो नेचर से हमको प्राप्त हो रही है। दूसरे नंबर पे आते हैं आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर कैसे बनती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ केमिकल कंपाउंड मिलाए जाते हैं, और मिलाने पर क्या बनता है हमारे पास? आर्टिफिशियल शुगर बनती है, कृत्रिम शुगर बनती है। इसमें 4 टाइप की शुगर आप पढ़ते हैं, एक पढ़ोगे एस्पार्टेम, दूसरा पढ़ोगे सुक्रालोज, तीसरे नंबर पे आप पढ़ोगे यहाँ पर, तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे सैकेरिन, और चौथे नंबर पे पढ़ेंगे एलिटेम। तो देखो जरा ध्यान से, इनको कंपेयर किया गया है सुक्रोज से। किससे? सुक्रोज से। तो सुक्रोज के कंपेयर में सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं एस्पार्टेम की। तो एस्पार्टेम सुक्रोज के कंपेयर में 160 टाइम कैसी होती है? मीठी होती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है वो क्या है बेटा? उसको अच्छे से याद रखेंगे। वो पॉइंट क्या है कि ये जो है स्टेबल होती है अंडर कोल्ड कंडीशन, मतलब ये ठंडे वातावरण में जो है ये स्टेबल होती है। कौन सी शुगर? कौन सी आर्टिफिशियल शुगर? एस्पार्टेम। पूछी जा चुकी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। और इसका जो ये स्टेबिलिटी जो है इसकी, कोल्ड मतलब ठंडे वातावरण में स्थायी होने के कारण, इसका जो यूज है वो जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी आती है जिसमें मिठास को बढ़ाना होता है, उसमें एस्पार्टेम का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास है सुक्रालोज। सुक्रालोज जो होता है बेटा, ये सुक्रोज के कंपेयर में 600 टाइम कैसा होता है? मीठा होता है। और इसमें भी एक बात आपको याद रखने वाली क्या है कि इसकी ये जो है आपके पास सुक्रालोज जो है बेटा, ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, खाना बनाने के ताप पर, और ये हमको कैलोरी प्रोवाइड भी नहीं करता है। ठीक है, ये दो आपके पास हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पे आर्टिफिशियल शुगर आता है सैकेरिन। सैकेरिन की अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा यहाँ पर याद रखोगे, ये 500 टाइम मीठा होता है। किससे? सुक्रोज से। क्लियर? एलिटेम की बात करते हैं, ये 200 टाइम मीठा होता है। किससे? सुक्रोज से। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका यूज अगर हम करते हैं तो यूज के बाद इसका मिठास को कंट्रोल कर पाना जो है यहाँ पे, मिठास जो है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, ऐसे करके आपको याद रखना है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? आर्टिफिशियल स्वीटनर जो खाना बनाने के तापमान पर स्थिर रहता है वो, और साथ ही साथ कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता, तो वो है बेटा क्या? सुक्रालोज। क्या है? सुक्रालोज है। ठीक है जी, याद रखना कौन सा है? सुक्रालोज। अभी मैंने एग्जांपल में बता दिया था, ये देखो सुक्रालोज, ये स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड नॉन प्रोवाइड कैलोरी। क्लियर? याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहां पर देखो फोर्थ नंबर पे, इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस। देखो इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन जो है ये स्टार्च को बनाने वाले कंपोनेंट है, मतलब स्टार्च जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, एक होता है इमाइलोज और एक होता है इमाइलोपेक्टिन। इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे इनके फीचर्स पे चर्चा करते हैं
कि क्या क्या चीजें इनके बीच में हो सकती है। थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बॉन्डिंग से उसने इनको डिफरेंस पूछा है। इमाइलोज, एमाइलोज और एक है बेटा इमाइलोपेक्टिन। ये दोनों जो हैं मिलकर क्या बनाते हैं, स्टार्च। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि भैया ये पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। इमाइलोज जो है ये पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और इमाइलोपेक्टिन जो है ये भी पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। ये भी पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज से दोनों ही बने, लेकिन यहां क्या बात है कि ये ब्रांच्ड, ये जो है ये है ब्रांच्ड पॉलीमर, ये शाखित बहुलक होते हैं इमाइलोपेक्टिन। जबकि अगर हम यहां बात करते हैं इमाइलोज में, तो बेटा ये जो है लीनियर पॉलीमर होते हैं, रेखीय बहुलक होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इमाइलोज के बाद। यहां पे इमाइलोज की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा है ना, तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसमें। स्ट्रक्चर अभी हम नहीं बता रहे, सीधे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उससे आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर आइए, यहां पर जो है C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड C1C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पे होता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है इस पे, ये बॉन्ड के बेस पे उसने डिफरेंस पूछा है, तो मैं वही आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला बोलता है कि माइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा बीटा लिंकेज। तो बेटा बीटा लिंकेज नहीं होता यहाँ पे, 1,4 और 1,6 जो है अल्फा लिंकेज होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। सेकेंड नंबर पे आते हैं, अमाइलोज हैव 1,4 अल्फा लिंकेज और 1,6 बीटा लिंकेज। बेटा ये 1,6 तो होता ही नहीं है, माइलोज में 1,6 होता नहीं है, याद रखना। तो यहां पर ये भी आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पे आओ, इमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, मतलब ये बात बिल्कुल सही बोल दिया। थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है, इमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गलत, गैलेक्टोज से थोड़ी ना बनता है, ये तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ना, ये भी गलत हो चुका है। तो डी वाला भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, थर्ड वाला हो गया। ठीक है, जल्द बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, 5th नंबर पे क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। नीचे दी गई कौन सी शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बोल रहा है। तो देखो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, ऐसी शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे जो टॉलेंट रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन इनको रिड्यूस कर देती है ना। और ऐसी शुगर जो इनको रिड्यूस नहीं करेगी उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो ऐसी कितनी शुगर है जो रिड्यूसिंग हो और कितनी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग, और जो एग्जाम में पूछी जाती है उसको अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, ध्यान सुनना। रिड्यूसिंग शुगर कैसे पहचानेंगे, तो रिड्यूसिंग शुगर के आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये है मेरे पास रिड्यूसिंग शुगर। देखिए जितनी भी मोनोसेकेराइड हो जाएंगे बेटा, मोनोसेकेराइड जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर पे आते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे फ्रक्टोज हो गया, जैसे आपके पास मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, काफी सारे हैं। एरिथ्रियोज हो गया, थ्रियोज हो गया, आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। ठीक है, यहीं पर आपके पास हो जाएंगे एरिथ्रोस हो गया। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल इसमें जितने भी मोनोसेकेराइड हैं वो सब के सब आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ डाइसेकेराइड भी याद रखना है रिड्यूसिंग शुगर में। डाइसेकेराइड, कुछ डाइसेकेराइड भी आपको याद रखना है। कौन कौन से, जैसे यहाँ पे माल्टोज है, माल्टोज है और दूसरा है लैक्टोज। ये दो आपको
ये दो आपको डाइसेकेराइड भी याद रखना है जो रेड्यूसिंग शुगर में आती है, ठीक है। इसके बाद नॉन रेड्यूसिंग शुगर पे अपन देखते हैं अनअपचाई की शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रेड्यूसिंग शुगर जो है इस पे कौन कौन सी शुगर आ जाएगी वो भी चलो चेक कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों एक डाइसेकेराइड आता है, इस पे एक डाइसेकेराइड आता है, डाइसेकेराइड एक आएगी कौन सी बताओ, इस पे आती है सुक्रोज। कौन सी आती है? सुक्रोज। और यहीं पर जितने भी पॉलीसेकेराइड होंगे, पॉलीसेकेराइड जितने भी होंगे वो सारे के सारे भी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे यहाँ पर क्या आ जाता है, पहले नंबर पे यहाँ पर आ जाता है क्या, स्टार्च। स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, प्रोटीन, फैट्स, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां जो क्वेश्चन पूछा था उस पे आप चले, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा था, तो भाई लैक्टोज तो है, ग्लूकोज भी है, माल्टोज भी है, सी वाला नहीं होगा बेटा आंसर, सुक्रोज। सुक्रोज आपका किसका एग्जांपल है? सुक्रोज आपका एग्जांपल है किसका? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसका एग्जांपल है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलो बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रमशः कॉन्फ़िगरेशन के साथ 4 एल्डोज, अच्छा 4 हमको एल्डोज दिए हैं और उनका आपको नाम पता करना है। ठीक है, मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से देखना नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ओके, ठीक। देखिएगा इसको, हमको सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिया है वो कुछ इस टाइप से है, यहां से बताते हैं। CHO, CH2OH, यहां पर 2 कार्बन पे OH ग्रुप है, इस टाइप से लगे हुए CHOH ग्रुप। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं डी एरिथ्रोस, डी एरिथ्रोस इसको हम बोलते हैं। क्लियर? यहां पर दूसरा जो मॉलिक्यूल दिया है तो फर्स्ट है, सेकेंड जो मॉलिक्यूल दिया था उसने वो कुछ इस टाइप से दिया था, CHO, CH2OH। यहां पर ये जो सेकेंड कार्बन पे इस पे उन्होंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ये, और यहाँ H और ये OH, इसको हम बोलते हैं D3OS। इसको क्या बोलते हैं? D3OS। अब होता क्या है समझने का बात समझिएगा, हो क्या रहा है कि अगर मैंने इनका मिरर इमेज बनाया, मान लो इसका मिरर इमेज बनाना है तो मेरे को यहाँ मिरर लगाना पड़ेगा बीच में, इसका मिरर इमेज बनाना है तो मेरे को यहाँ पे एक मिरर लगाना पड़ेगा। अच्छा सर ये मिरर इमेज क्या होते हैं? तो बेटा दर्पण प्रतिबिंब इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ मिरर लगाया तो इसका मुझे यहाँ मिरर इमेज कैसा दिखेगा, यहाँ मैंने मिरर इमेज लगाया, यहाँ मिरर लगाया तो इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा वो हमको यहाँ पे देखना है। क्लियर? तो देखो जरा, ओके, चलिए देखते हैं इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो ये CHO, यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, CH2OH, तो ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप देखो, ये OH राइट पे, जो OH राइट पे आ रहे थे वो किधर आ जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट में, और यहाँ पे H किधर आ जाएंगे, राइट पे, क्योंकि H किधर थे, लेफ्ट पे। ओके, यहाँ पर आओ, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो ये CHO, यहाँ पे आओ, ये CH2OH, यहाँ पर आइए, H राइट पे था तो यहाँ पे लेफ्ट पे, यहाँ OH राइट पे था तो लेफ्ट में, और यहाँ पे OH लेफ्ट पे था तो H पे, और यहाँ पे H लेफ्ट पे था तो यहाँ राइट पे। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ बने हैं बेटा, इनका नाम क्या क्या होता है वो समझने का, ये नाम क्या क्या लिखेंगे आप, तो इसका नाम होता है यहाँ पे L एरिथ्रोस, L एरिथ्रोस इसको हम बोलेंगे, इसका जो मिरर इमेज है, और इसको हम बोलेंगे L3OS। क्या बोलेंगे? L3OS इसको हम बोलेंगे। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तो ये जो सेकंड कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है OH ग्रुप वो किधर आ रहा है, लेफ्ट में। वैसे यहाँ पे भी सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप किधर आ रहा है, लेफ्ट पे, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो L आया। और यहाँ पे दोनों में क्या होता है, सेकंड लास्ट पे OH किधर आ रहा था, राइट पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH किधर आ रहा था, राइट पे, इसलिए हम इसको D सीरीज में रखे थे। और ये L सीरीज में क्यों रखा है इसको, क्योंकि यहाँ पर मिरर इमेज जो इसका बना रहे हैं अपन, उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे OH किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलना चाहिए, L सीरीज में रखें। ठीक है, तो नाम क्या क्या हो गया देखो, डी एरिथ्रोस, इसका मिरर इमेज क्या कह रहा है, L एरिथ्रोस, और D3OS का मिरर इमेज क्या कह रहा है, L3OS। चलो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा क्वेश्चन था उस पे आते हैं। तो पहला जो मॉलिक्यूल है उसको तो
एरिथ्रोस बोला जाएगा। तो बेटा यहाँ तो एल एरिथ्रोस है, गलत हो गया। यहाँ पे डी थ्रियोस है, ये भी गलत हो गया। यहाँ एल एरिथ्रोस है, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर देखो एक ही ऑप्शन से मिल गया, ये डी एरिथ्रोस, ये है डी थ्रियोस, और ये वाला जो है उसका मिरर इमेज है देखो पहले का, तो इसलिए एल एरिथ्रोस बोलेंगे। और ये दूसरे का मिरर इमेज ये है जिसको हम एल थ्रियोस बोलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई आपको सबको? ठीक है, अभी जो मैंने बना के बताया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर जो केवल कोल्ड कंडीशन में ही स्टेबल होता है। तो पहला स्पार्टेम, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसको डिस्कस किया था। क्या है स्पार्टेम? एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखो मैंने ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन, ठंडे वातावरण में जो है स्टेबल होता है कौन? स्पार्टेम। तो ये करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? स्पार्टेम। इसमें समझाने वाली कोई भी बात नहीं है, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऑक्सीजन बनाता है, उसका स्ट्रक्चर पूछा था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलो देखते हैं, इसको मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर बेटा एक है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ग्लूकोज का तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर CH2OH, और 4 यहाँ जो कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं OH H OH OH H H OH, और ये क्या है? H। इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। अगर मैंने इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवा दी, किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब मैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको NH2OH, इसको हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। तो इसका जो H2 है, अब यहां से लिख रहा हूं फिर से देखना, इसका जो H2 है इसके ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या बना? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो नाइट्रोजन जुड़ेगा कार्बन से, तो ये बनता है CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, बाकी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम रहेगा, बाकी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहने वाला है। मतलब ये CH2OH, और 4 कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा एज इट इज जो अभी था, क्योंकि रिएक्शन केवल कहाँ हो रही है? आप देख पा रहे हो, रिएक्शन केवल जो है वो फर्स्ट कार्बन पे हो रही है, कार्बोनिल कार्बन पे हो रही है, और हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ही रिएक्ट करता है, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे वो कीटोन ग्रुप हो। तो यहाँ से रिएक्शन हुई, H2 ऑक्सीजन के साथ निकला वाटर बना के, और ये नाइट्रोजन जाके जुड़ गया किससे? कार्बन से। तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल बना है, ये यहाँ से जो है, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। चूंकि ग्लूकोज से बन रहा है तो इसको ग्लूकोज ऑक्सीजन बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर पूछा था पहचानने के लिए, तो आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो। चलो देख लेते हैं। पहले नंबर पे OH राइट पे है, सॉरी दूसरे कार्बन पे OH राइट पे, तीसरे पे और चौथे पे HH, यहाँ गड़बड़ हो गई, गलत है। यहाँ पर आओ, ये तो देखो दूसरे कार्बन पे H राइट पे लगा दिया, गलत है। यहाँ पर आओ, दूसरे पे H राइट पे, नहीं भैया ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ पर आइए, दूसरे पे OH राइट पे, तीसरे पे H राइट पे, चौथे पे OH और पांचवे पे OH राइट पे, ये करेक्ट है। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर का बस स्ट्रक्चर आपको पता रहता है तो यहाँ पे आंसर आ जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बताया, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? मोनोसेक्राइड कौन सा सेट ऐसा है जो सुक्रोज बनाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में किसमें ब्रेक होता था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर जो है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके ही क्या बनाएंगे? सुक्रोज को बनाएंगे। तो यहाँ पे ना उन्हें नाम दिया है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर इसको बनाते हैं। ये तो आपको एक चीज याद रखना है। अब ग्लूकोज का कौन सा साइक्लिक फॉर्म, अब ये चीज आ गई कि भैया ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म, तो अल्फा, अल्फा डी, अल्फा डी। ग्लूकोज का जो है साइक्लिक फॉर्म जो होता है उसको ग्लूकोपाइरेनोज बोला जाता है, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर बोला जाता है। और फ्रक्टोज का जो फॉर्म होता है वो होता है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब ये इनका नाम ऐसे क्यों दिया जा रहा है? इसको पाइरेनोज क्यों बोला जा रहा है, इसको फ्यूरेनोज क्यों बोला जा रहा है? तो भैया इसका रीजन है, फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेन से मिलता है, मतलब इस टाइप से मिलता है, फ्यूरेन से मैच खाता है। और ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है वो पाइरेनोज से मिलता है, सॉरी पाइरेन से मिलता है। पाइरेन करके एक मॉलिक्यूल है जो इस टाइप से दिखाई देता है आपको। तो इससे मैच खाता है किसका स्ट्रक्चर? ग्लूकोज का। और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेन से मैच खाता है, ये वाले स्ट्रक्चर से, इसलिए इनका नाम ये होता है। तो आप चेक कर लो जल्दी से, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहां पर दिया है? तो ये दिया हुआ है देखो, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, तो ये हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन जो है वो म्यूटर रोटेशन की घटना को जो है प्रदर्शित नहीं करता, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, म्यूटर रोटेशन की घटना को प्रदर्शित नहीं करता करके क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, लेकिन ये म्यूटर रोटेशन होता क्या है ये बताओ। तो म्यूटर रोटेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, देखिए ध्यान से। जब भी कोई क्या बोलना चाहिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा, जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट होता है जो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे अल्फा और बीटा फॉर्म हो गया, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो एक साइक्लिक फॉर्म से जब दूसरे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आता है। उसके प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है, पीपीएल को घुमाने का जो उसका वो होता है, रोटेशन होता है, उसमें चेंज आता है। और पीपीएल को घुमाने के रोटेशन में अगर चेंज आ रहा है तो यही घटना क्या कहलाती है, म्यूटर रोटेशन कहलाती है। इसको हम और सिंपल से अगर बताने का प्रयास करें कि एक कार्बोहाइड्रेट अपने एक साइक्लिक फॉर्म से जब दूसरे साइक्लिक फॉर्म में जाएगा तो इस केस में उसके ऑप्टिकल रोटेशन में जो चेंज आएगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। क्या बोल देते हैं, म्यूटर रोटेशन। ठीक है जी, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है जी, देखो यहां पर ध्यान से मैंने इसको बना के रखा है स्ट्रक्चर। अल्फा डी ग्लूकोज जो है, अगर इसको मैं सॉल्यूशन में वाटर इसमें ऐड करूं तो ये इक्विलिब्रियम में जाएगा और किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। वैसे ही अगर बीटा डी ग्लूकोज है, इस पे अगर मैं वाटर मिलाऊं तो इसका एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर आएगा और ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, अल्फा डी ग्लूकोज में। अगर सर ये प्रोसेस चल रही है तो क्या यहाँ पे चेंज आने वाला है वो देखो। तो बेटा अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात करूं तो इसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू आ रही है +11 डिग्री, 111 डिग्री। ठीक है, 111 डिग्री इसकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पे जब जा रहा है तो इक्विलिब्रियम में जा रहा है तो इसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू देखो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है, +52.5 डिग्री हो गई है ना। अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करूं तो इसके अल्फा की वैल्यू कितनी है, -19.2 डिग्री। ठीक है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है बीटा डी ग्लूकोज का वो कितना है, -19.2 डिग्री है। क्लियर। अब ये जैसे ही इक्विलिब्रियम में जा रहा है, मतलब ये बीटा फॉर्म किस में कन्वर्ट होना चाह रही है, अल्फा डी ग्लूकोज में, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ के +52.5 डिग्री हो गया। समझ में आ रही बात कुछ आपको। तो ग्लूकोज का जब अल्फा डी ग्लूकोज वाला फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो रहा है या बीटा डी ग्लूकोज वाला फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने चाह रहा है, तो इनके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। ये फिनोमिना ही कहलाती है म्यूटा रोटेशन। अब बात ये आती है कि सर इसको पहचाने कैसे, इसकी ट्रिक क्या है। तो देखो ट्रिक भी मैंने बना के रखी, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब इंटर कन्वर्ट होती है एक दूसरे में तो ऐसे केस में उनके ऑप्टिकल रोटेशन में जो चेंज आएगा उसी को हम बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर म्यूटर रोटेशन शो कौन सा मॉलिक्यूल करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं करेगा, कैसे पता लगाएंगे। तो बेटा उसके लिए अब छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कुछ हम लोग रेड्यूसिंग शुगर पढ़ते हैं और कुछ नॉन रेड्यूसिंग शुगर पढ़ते हैं। तो रेड्यूसिंग शुगर जो है वो म्यूटर रोटेशन शो करती है, जबकि नॉन रेड्यूसिंग शुगर जो है वो म्यूटर रोटेशन शो नहीं करती है। तो म्यूटर रोटेशन के लिए यहाँ देख लो, मोनोसेकेराइड से हमारे पास काफी सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज और भी काफी सारे मोनोसेकेराइड है, वो सारे के सारे म्यूटर रोटेशन शो करेंगे। डाइसेकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज को याद रख लेना, ये भी म्यूटर रोटेशन शो करते हैं। लेकिन नॉन रेड्यूसिंग शुगर में बेटा सुक्रोज हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड जितने भी आएंगे वो म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन पे, आपको यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखो क्या पूछा था, म्यूटर रोटेशन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पे आंसर है आपके पास क्या, सुक्रोज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। क्लियर, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, फ्रक्टोज रेड्यूस टॉलिन रिएजेंट ड्यू टू। अच्छा, फ्रक्टोज जो है वो टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, उसका क्या रीजन है, क्या यहाँ पे कारण हो सकता है, हमको बताना था। तो पहली बात क्या बोल रहा है कि यहाँ सिमेट्रिक कार्बन होते हैं इसमें, इसलिए गलत है, ये वाला स्टेटमेंट उतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा देखो, क्या ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप रखता है फ्रक्टोज, इस कारण से रिड्यूस करता है, नहीं, ये भी रीजन नहीं है। ठीक है, दूसरे थर्ड नंबर पे आओ, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप रखता है इसलिए रिड्यूस कर देता है, ये भी नहीं। लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, एनोलाइजेशन होता है फ्रक्टोज का, जिसके थ्रू जो है कीटोन ग्रुप जो होता है फ्रक्टोज का, वो किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाता है। और ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप में जब वो बदलेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो टॉलिन रिएजेंट से और फेलिंग रिएजेंट से बड़े आसानी से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, या टॉलिन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट को ये रिड्यूस कर देता है, ऐसे करके बोल दो। या टॉलिन रिएजेंट या फेलिंग जो रिएजेंट होगा उससे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा बेटा 11वें नंबर पे। क्लियर है, बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आइए, डी ग्लूकोज की रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट की पहचान करें। डी ग्लूकोज की रिएक्शन से बनने वाले
प्रोडक्ट की पहचान करें। अच्छा यहाँ पे दो रिएक्टेंट दिया है, एक तो ब्रोमीन वाटर और एक दिया है क्या कॉन्सेंट्रेट HNO3। थोड़ा सा प्रिंटिंग में यहाँ पे सॉरी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी सारी चीजें सेम है। देखिएगा ये हमारे पास है क्या ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज OH H OH OH, यहाँ पर H H OH और यहाँ पे क्या है H, ये है बेटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बोल दी सॉरी, ये है डी ग्लूकोज। अगर मैंने इसके साथ में क्या करा ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवाई, तो ब्रोमीन वाटर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप रहता है डी ग्लूकोज में, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड ग्रुप में, तो ये क्या बनेगा बताइए COOH, यहाँ पर आइए CH2OH 1 2 3 4, यहाँ पे OH OH H OH H OH H और ये H, ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बताओ ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, किसके साथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा, साथ में जो 1 डिग्री एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल जो इसको भी एसिड पे ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आ रहा है वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। तो ये सैकेरिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ ही क्या देगा सैकेरिक एसिड। थोड़ा ऑप्शन में यहाँ पे एरर थी, है ना, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 13। क्या बोला गया था बीटा डी ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या पूछा था आपको। बीटा डी ग्लूकोज सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाते आनी चाहिए, नहीं तो आपसे ये नहीं बनेगा। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है बच्चों वो बनता है कुछ ऐसे, OH H H OH, यहाँ पर OH H, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर है CH2OH और ये है H। ओके जी, देखिएगा ओके, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, 6 कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो ऊपर है, सेकंड कार्बन पे नीचे। याद रखना थोड़ा सा, ये बीटा फॉर्म को पहचानने का तरीका है। ये होता है बीटा डी ग्लूकोज। क्या होता है ये बीटा डी ग्लूकोज। अभी जो बीटा डी ग्लूकोज है इसमें क्या बोला गया था कायरल कार्बन। तो बेटा कायरल कार्बन चेक कर लेते हैं फटाफट से, देखिएगा ये फर्स्ट वाला कायरल कार्बन है। अच्छा कायरल कार्बन होता है क्या, किसी को डाउट है क्या। तो कायरल कार्बन का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन एटम जिसके 4 वैलेंसी जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होती है, उसको हम बोल देते हैं क्या कायरल कार्बन। तो ये जो पहला कार्बन है तो कायरल कार्बन है, क्लियर है। ओके, दूसरा जो कार्बन है ये भी कायरल कार्बन है क्योंकि इसमें भी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से। यहां पर आओ, ये जो तीसरा कार्बन है ये भी कायरल कार्बन है, तो इसकी भी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से। चौथा कार्बन ये भी कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही है। पांचवा कार्बन भी कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही है। लेकिन ये छठवां कार्बन जो इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 5, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 5 यहाँ पर कायरल कार्बन है बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है बेटा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज किस पे, पायरुवेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, इस पे समझाने वाली कोई चीज नहीं थी। बढ़ते आगे नेक्स्ट 15 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो बेटा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में क्या बोलना चाहिए, मोनोसेकेराइड सारे के सारे और डाइसेकेराइड में आपके लैक्टोज और माल्टोज, क्लियर। बाकी पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते और सुक्रोज भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट पूछा था ना, तो यहाँ पे ग्लूकोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा ग्लूकोज, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे मोनोसेकेराइड एक ही दिया है, सुक्रोज फैट प्रोटीन ये तो सब पॉलीसेकेराइड में आ जाते हैं। और पॉलीसेकेराइड जो है वो तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, नेगेटिव टेस्ट देते हैं, आपको याद रखना है, क्लियर। बढ़ते हैं 16 नंबर पे। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं ये क्या होते हैं एक दूसरे के, तो बेटा ये दोनों जो हैं एनोमर होते हैं। क्या होते हैं एनोमर। कैसे अपन याद रखेंगे तो वो देख लो थोड़ा सा, मैं इनका स्ट्रक्चर बना के आपको पहले बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर हमने ड्रॉ किया
ओके, एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच CH2OH और ये H, ठीक है। ये अपन ने बनाया यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, क्या बनाए, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है जी। और इसी का एक और मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर OH H H OH OH H H सॉरी OH H और ये CH2OH और ये क्या है H, ओके। तो पहला जो मॉलिक्यूल है इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोले और दूसरा जो है ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। इस पे पहले कार्बन पे OH नीचे, इस पे पहले कार्बन पे OH ऊपर, फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो ये जो पहला कार्बन है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं बताओ, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है इसको, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो है वो फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज रखते हैं, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनोमेरिक कार्बन कह बोलते हैं। और अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म बेटा ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। लेकिन कौन से एनोमर कहलाते हैं, तो C1 एनोमर बोलते हैं इसको, क्योंकि पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पर चेंज है, तो इनको C1 एनोमर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोमर, क्या हो जाएगा, एनोमर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शुगर है, ऐसे पूछा था। तो बेटा ये तो आपको नॉर्मल है, नेचुरल शुगर दी है सारी की सारी, तो सबसे बढ़िया आंसर लगा तो आप फ्रक्टोज। इसको मैंने पहले समझा भी दिया था कि नेचुरल शुगर में सबसे ज्यादा मीठी कौन है बेटा, फ्रक्टोज है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे। 18 नंबर पे देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओसाजोन बनाता है। तो बेटा इसका आंसर है 3। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको। अगर मेरे पास ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अगर हम बात करेंगे कितने मॉलिक्यूल, ये डी ग्लूकोज है, इसके साथ कितने मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के, 3, PH NH NH2, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के लेंगे, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH डबल बॉन्ड N NHPH C डबल बॉन्ड N NHPH, और यहाँ पर जो बाकी का कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम रहेगा बच्चों, OH सॉरी H OH OH H H और ये है OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। ये जो बना है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। आपको पूछा क्या था, फेनिल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे, तो बेटा 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जरा, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो है कितने एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सॉरी सूत्र होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे एंट्री होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ CO2 और 6 मोल्स ऑफ वाटर रिली बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होते हैं बेटा। तो आंसर इज 38, बी वाला करेक्ट आंसर है। कौन सा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन 20 नंबर पे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कार्बन परमाणु के संबंध में अंतर, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं, तो उसका क्या रीजन है बोल रहा है। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप बेटा दोनों में सेम होते हैं, अल्फा और बीटा कार्बन, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में। साइज भी हेमी एसिटल ग्रुप का सेम होता है। कन्फर्मेशन आइसोमर ये नहीं होते हैं, ठीक है, कन्फर्मेशन आइसोमर ये नहीं होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर होते हैं। ये एक्चुअल में एक दूसरे क्या कहलाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर कहलाते हैं। क्लियर है बात सबको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 21 आते हैं, देखिएगा क्या बोलता है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पर हमें प्राप्त होता है, स्टार्च हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है। तो बेटा स्टार्च के हाइड्रोलिसिस जो है ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल हमको देती है, ठीक है। इमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंट में मैंने आपको कल बताया था कि इमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंट में हमको ग्लूकोज मिलता है स्टार्च से, और डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में जो है वो क्या मिलता है, माल्टोज मिलता है। तो यह माल्टोज तो दिया नहीं है, सीधे ग्लूकोज दिया है, तो हम आंसर क्या लगा देंगे, फर्स्ट वाला ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 22।
21 में हमारा आंसर देख लिए। 22 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। बेटा 3 टाइप के एमिनो एसिड हमारे पास बेसिक नेचर के होते हैं। कौन कौन से जरा देखिएगा। पहला होता है हिस्टिडीन, दूसरा होता है आर्जिनिन, और तीसरा होता है बेटा लाइसिन। अब ये तीनों में आप चेक कर लो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइसिन दिया है बेटा। क्या दिया है? लाइसिन। लाइसिन की खास बात क्या है कि ये तीनों एमिनो एसिड जो बेसिक एमिनो एसिड है, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक होता है, मतलब ये मोर बेसिक नेचर का होता है। ऐसे करके भी आपको इसको याद रखना है, मोर बेसिक नेचर का होता है। क्लियर? इसको ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं आप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23, निम्नलिखित में से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बेटा कल ही मैंने आपको पढ़ाया था एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, उसकी ट्रिक भी बताई थी। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, फिर बताया था पीएससी और टायर। ठीक है, तो जी फॉर क्या है? सबसे पहले ग्लाइसिन, दूसरा जी जो है उसको हम बोलेंगे ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, तीसरा है ग्लूटामिक एसिड, ये एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। चौथे नंबर पे है एलानिन, पांचवें नंबर पे है एस्पार्टिक एसिड, सॉरी नेक्स्ट नंबर पे है एस्पार्जिन, नेक्स्ट है पी से प्रोलिन, एस से है सेरीन, सी से है सिस्टीन, और टायरोसी है टायरोसिन। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड थे 10। इनमें से आपको यहाँ पे देखना था कौन सा यहाँ पे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड दिया है। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताइए? एलानिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एलानिन दिया हुआ है। ठीक है जी, ये देखो एलानिन। क्लियर है? बाकी ल्यूसीन, लाइसिन, वैलिन ये तो एसेंशियल एमिनो एसिड में आते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड में आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोल रहा है। विकृतीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल होती है? तो जनरली जब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें प्रोटीन को स्ट्रक्चर के बेस पे जो है 4 टाइप से प्रोटीन में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और एक होती है क्या बताइए? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेटा जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है या प्रोटीन को किसी भी प्रकार से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल, किसी प्रकार का चेंज अगर कराया जाए प्रोटीन की स्ट्रक्चर के साथ, और ऐसा करके अगर उसकी हमने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को चेंज कर दिया प्रोटीन की, या फिर उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, किसकी? प्रोटीन की, तो ये प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन। क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन। एक बार फिर से समझिए, प्रोटीन को किसी भी प्रकार से आप किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज करा के प्रोटीन की स्ट्रक्चर को चेंज करा दो या उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को चेंज करा दो, तो ये प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन। क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन। इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। अगर प्रोटीन का अपन ने किसी फिजिकल या केमिकल चेंज कराया, चाहे वो हीटिंग करवाए हो, चाहे आप सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन कराए, एसिड बेस के प्रेजेंट में, या फिर हैवी मेटल्स की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाए, और उसके बाद अगर उसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चेंज हो गई या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया प्रोटीन का, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन। अब बात ये आती है कि भैया डीनेचुरेशन कौन सी प्रोटीन का नहीं होता और किस प्रोटीन का होता है? तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। तो आपको यही पूछा था उसने, क्या आपको पूछा क्या था कि डीनेचुरेशन की प्रोसेस में किस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है? तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं होता, बाकी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्विटर आयन से हो सकता है या ज्विटर आयन बना सकता है? ऐसे करके बोल सकते हैं, ज्विटर आयन फॉर्म कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो बेटा ज्विटर आयन का जो कॉन्सेप्ट है या ज्विटर आयन जो है, ये केवल बनाते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड में जनरली हम लोग इसको डील करते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड में। अब यहाँ पे हमको यही चेक करना था कि एमिनो एसिड कौन सा है। पहला तो नहीं था, दूसरा भी नहीं था, क्योंकि बेंजोइक एसिड तो ओनली एसिड ग्रुप है उसमें। एसिटामाइड ये भी नहीं है, एनिलीन में भी बेसिक ग्रुप है, केवल ग्लाइसिन है यहाँ पर एमिनो एसिड। तो ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है बताइए? CH2
NH2 और यहाँ पे क्या है COOH ग्रुप। ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको जब अपन डील कर रहे हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, एक एसिडिक ग्रुप है और एक क्या है, बेसिक ग्रुप है। भाई NH2 कौन सा ग्रुप होता है, क्षारीय ग्रुप, और COH कौन सा है, एसिडिक ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब ये सॉल्यूशन में होगा ग्लाइसिन, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ से H+ निकलता है, NH2 पे जाके ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इस पे जाके जुड़ जाता है। तो बताइए ये CH2 के साथ अब जो मॉलिक्यूल यहाँ बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा, CO- और ये NH3+। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाइपोलर मॉलिक्यूल, सॉरी डाइपोलर आयन बन जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये जो डाइपोलर आयन बनता है इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ज्विटर आयन कहाँ फॉर्म हो सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल में फॉर्म हो सकता है जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें एसिड अपना H+ आयन दे और बेसिक ग्रुप उस H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, जिसके कारण वहां पे दो अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाए, जिसके कारण एक डाइपोलर आयन बन जाए। और डाइपोलर आयन जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइसिन। अच्छा, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो हैं इतने क्वेश्चन डील कर रहे हैं 25 तक। इसके बाद एक और लेक्चर हम लेकर आएंगे नीट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में बायोमोलिक्यूल के, जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग डील करेंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए। और अगर हमारा कंटेंट आपको बात पसंद आ रहा है तो आप लेक्चर्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें लेक्चर्स को। धन्यवाद।